इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर एटम मॉडल। बोर एटम मॉडल के पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद बेसिक फिजिक्स लॉज और पोस्टुलेट्स को कंबाइन करके ऑर्बिट की रेडियस के लिए एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करेंगे। वहीं से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। बाकी जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा या सीरीज है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बोर ने एक्चुअली रदरफोर्ड जो मॉडल था उसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के लिए उसने प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस का सहारा लिया और ऑर्बिट्स में प्लैंक का क्वांटम कंसेप्ट लगाया। तो वहाँ बोर ने दो पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब है फैक्ट जो कि ट्रू है और जिसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट दो थे। नंबर 1, पहला जो पोस्टुलेट था वो था स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स को आप दूसरा नाम दे सकते हैं, कहते हैं ऑर्बिट्स फिक्स्ड कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसकी ऑर्बिट्स फिक्स थी। उन्हीं ऑर्बिट्स में ही वो रिवॉल्व या उसके चारों तरफ चक्कर लगा सकता था। ऐसे नहीं है किसी भी रेडियस में चक्कर लगा सकता था। तो वो ऑर्बिट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कंसेप्ट दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो होना चाहिए कितना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h क्रॉस। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर कोई सर्कुलर मोशन में है उसकी स्पीड कितनी है, v है, उसका मास है m और उसकी रेडियस है r। अगर कहें कि मास m है, स्पीड v है और रेडियस r है, तो उसका मोमेंटम होगा mv और वो r डिस्टेंस पर होगा और परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ये रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, इसकी वेलोसिटी v है, ये r है, इसका मास m है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr बिकॉज ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ये कह रहे हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ h क्रॉस, या कह सकते हैं n एक इंटीजर है और ये कितना हो जाएगा h/2π या h क्रॉस। तो पहला पोस्टुलेट हुआ कि जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है, इसका मतलब कोई भी ऑर्बिट या किसी भी रेडियस की ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। वो ऑर्बिट फिक्स्ड है और उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस रिलेशन से। दूसरा पोस्टुलेट रिलेटेड है कि एटम कब एनर्जी या फोटोन रेडिएट करेगा। तो कब रेडिएट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी की ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की ऑर्बिट में जंप करेगा तब वो करेगा। बीच वाली जो ऑर्बिट्स होंगी जो फॉरबिडन है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इसका मतलब जो एटम है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो हायर एनर्जी की ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की ऑर्बिट में आएगा, तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उसी से डिफाइन होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है हायर एनर्जी में और वो E1 में पहुंच जाता है, तो E2 माइनस E1 का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी रेडिएटेड एज फोटोन और वहीं से उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिफाइन हो जाएगी। तो कह सकते हैं न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1/h। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ढंग से जंप करेगा ओनली देन इट विल रेडिएट एनर्जी, इसके अलावा वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तो ये दूसरा पोस्टुलेट है। तो ये दो पोस्टुलेट हुए, पहला पोस्टुलेट स्टेशनरी ऑर्बिट्स और दूसरा पोस्टुलेट कह सकते हैं इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये दोनों दो पोस्टुलेट्स के बेसिस पर बोर का एटम मॉडल है, जहाँ कुछ बेसिक फैक्ट्स लगाने के बाद अब हम डेरिवेशन करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ हम डेराइव करते हैं क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसमें अगर उसका एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस के अंदर Z ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें अगर, तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें चार्ज है -e और वो मान लीजिए r रेडियस में और v वेलोसिटी से चल रहा है। तो कौन उसे चलाएगा? एक्चुअली ये कूलाम्ब ला होगा। ये जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? वो कूलाम्ब ला के हिसाब से कह सकते हैं कूलाम्ब अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन सा होगा? वो कूलाम्ब फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? मास m है, अगर स्पीड v है तो ये हो जाएगा mv²/r। ये कितना होगा? ये होगा आपका 1/4πε0 ZE × E/r²। Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है, जो भी एटम था उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला हो जाता है। पहला पोस्टलेट लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टलेट से हमारे पास था mvr = NH/2π। इसका यूज करते हैं हम। v को यहाँ से निकाल लेंगे तो इससे v फाइंड हो जाएगा। v = कितना हो जाएगा? NH/2πmr। अब इसको हम इसमें रख देंगे। तो जो v निकाला है इस v को हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा m/r v²। v² कितना होगा? n²h²/2π। 2π का स्क्वायर का मतलब है 4π²। 4π² m² r² = ZE²/4πε0 r²। अब देखिए यहाँ पर ये r² यहाँ से r² से कट गया, 4 से 4 कटा, π² से एक पावर पाई की कट गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो m था एक पावर, और एक ये पावर m की भी गायब हो गई। तो अब हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं r का। तो r = कितना जाता है? r = आ जाएगा n² h² ZE²। ये ε0 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ε0, यहाँ m है तो m आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखिए पाई की एक पावर रहेगी तो पाई आ जाएगा। तो इसे दोबारा से लिख देते हैं। तो r की वैल्यू जाती है r = ε0 n²h²/πmZE²। तो ये r का एक्सप्रेशन जाता है। यहाँ n की डिफरेंट वैल्यू रख के रेडियस की डिफरेंट वैल्यू आती है। इसका मतलब इसे Rn कह सकते हैं। जब n = 1 होगा तो ये n = 1 2 3 करके रेडियस की वैल्यू निकाल देंगे। इससे हम कह सकते हैं कि R1 R2 R3 R4 आ जाएगा। तो ये Rn का एक्सप्रेशन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए कहें तो Rn की वैल्यू आ जाएगी कितनी? Z को हमें क्या रखना होगा? 1 रखना होगा एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा ε0 n²h²/πme²। तो ये किसके लिए आ गया? ये हाइड्रोजन एटम के लिए आ गया। इसके अलावा जो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट रेडियस है ये R1 आ जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? ε0 h²/πme²। इससे हम मैं कहूँ अगर कि Rn कितना है, तो Rn को R1 के टर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा n²R1। तो ये भी एक रिलेशन है कि जो दूसरी रेडियस होगी वो पहले वाले की 2 टाइम्स नहीं होगी। जो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस होगी वो पहली वाली रेडियस की 4 टाइम्स होगी, और तीसरी रेडियस पहली वाली रेडियस की 9 टाइम्स होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्पेसियस होते चले जाते हैं। इस ढंग से कह सकते हैं कि
तो ये आर एन के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एनर्जी के लिए देखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी दो तरीके से होंगी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस है, नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पीई, ये कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर। तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अभी हमारे पास पीछे एक्सप्रेशन था क्या कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर का एक्सप्रेशन था, देखिए ये वाला, ये था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ अगर आर स्क्वायर की एक पावर को यहाँ आर से कैंसिल कर दें तो एम वी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है। इसी को यहाँ लिख देते हैं हाफ करने के बाद, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर कितना था, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, यहाँ आर रह जाएगा सिर्फ। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, इनका सम कर देते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी ई कह सकता हूँ, ये कितनी है पीई प्लस के ई। पी प्लस के ई का मतलब ये हो गया, पी कितना है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे क्योंकि रेडियस की वैल्यू हम पहले से ही ड्राइव कर चुके हैं। तो रेडियस कितनी थी, रेडियस ये रही, देखिए रेडियस थी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब रेडियस की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो जाता है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। देखिए पाई जो था ये पाई से कैंसिल हो गया, तो इन सारे टर्म्स को कंबाइन करके एक्सप्रेशन को फिर से लिख देते हैं। तो ये हो जाता है माइनस एम ई 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो एनर्जी की वैल्यू निकलेंगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई एन रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन रख दिया, ई एन रख दिया। और अगर हम कहें हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगी ई एन विल बी, जेड इक्वल टू 1 रखना है हमें, तो एम ई 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये ई एन की वैल्यू जाती है। तो ये जो ई एनर्जी का एक्सप्रेशन है, देखिए एनर्जी हमेशा क्या है, नेगेटिव है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जाना शुरू हो जाएगा, और एन की वैल्यू किस तरफ जाएगी, ये 0 की तरफ अप्रोच होगी। लेकिन किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये बाउंड सिस्टम बनाता है, तो वहाँ जब ही रोड रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी नेगेटिव ही होगी। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कहें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस है, पहली रेडियस R1 को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर
अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इन सब पैरामीटर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो ये जाता है 8.86 इंटू 10⁻12 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर टू पाई यानी कि 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू मिल के आ जाती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इससे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो अगर ग्राउंड स्टेट में है तो लगभग उसका डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। इस ढंग से हम इसे याद भी कर सकते हैं कि आधा एंगस्ट्रॉम उसकी रेडियस होगी तो डायमीटर कितना होगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो वो उसकी मोटाई या डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम का होगा। इसी से बाकी रेडियस निकल सकते हैं। अगर कहें कि आर एन कितनी होंगी तो ये हो जाएगी एन स्क्वायर R1। जहाँ एन इक्वल टू कितना कह सकते हैं, एन इक्वल टू 2 कह सकते हैं तो ये 4 हो जाएगा। 3, 4 इस ढंग से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी अगर लिखें तब हाइड्रोजन एटम के लिए कहूँ तो E1 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -ME4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। तो हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31 E4 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4 8.86 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर 6.6 इंटू 10⁻34 की स्क्वायर। ये जूल में आएगी एनर्जी। और जूल को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 से भी डिवाइड करना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En अगर निकालना चाहूँ इसी से En निकल सकता है तो En कितना होगा E1 अपॉन एन स्क्वायर। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो नेक्स्ट एनर्जी है E2 यानी कि सेकंड की निकाल सकते हैं आप, थर्ड की निकाल सकते हैं, फोर्थ की निकाल सकते हैं। तो जो दूसरी एनर्जी है उसकी वैल्यू एक्चुअली इससे कम होगी, उसके मैग्नीट्यूड, या कह सकते हैं कम नेगेटिव होगी, या कह सकते हैं एनर्जी एक्चुअली ज़्यादा होगी। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं हम यहाँ से। एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए ये हम मानते हैं कि ये E = 0 का लेवल है और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। चूंकि ये n = इनफाइनाइट करेंगे तो E = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अब जो एनर्जी है -13.6 है। और जो फर्स्ट स्टेज बनेगी या ग्राउंड स्टेट बनेगी वो यहाँ बनेगी, जिससे आप कह सकते हैं कितने E1 कह सकते हैं। और ये कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कब है, जब n = 1 है। इसके बाद आपको बनाना E2। तो E2 कितना होगा, ये होगा -13.6 अपॉन 4, या कह सकते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका 1/4 होगा। तो अगर सही सही डायग्राम बनाएं तो इसका हाफ करने के बाद फिर हाफ करेंगे तो यहाँ कहीं ये वैल्यू आएगी। इसे हम कह देंगे E2। ये कितनी होगी -13.6 अपॉन 4 या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा n = 2। अब अगर n = 3 बनाएंगे तो पूरे का पूरा जो यहाँ तक है इसका 1/9 करना होगा। तो ये 1/4 पहले ही हो चुका, इसका आधा करूँगा 1/8 होगा। उससे भी थोड़ा सा कम यहाँ कहीं क्या आएगा, E3 आएगा। ये n = 3 पे है। इसका मतलब अब हमें n = 4 बनाना है तो 1/16, ये है 1/4, इसका 1/4 करना तो यहाँ कहीं आ जाएगा ये। तो इस तरीके से n = 4। तो लेवल पहले काफ़ी स्पेसेस होंगे और उसके बाद क्राउडेड होंगे या पास होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ
बोर के पोस्टुलेट्स देखे, उससे रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकाला, उसके लिए एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला, एनर्जी का डायग्राम निकाला, और बाकी चीज़ें इनका ट्रांजिशन, रिडबर्ग कांस्टेंट और सीरीज ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। थैंक यू।